तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तब ये जो एंगल है थीटा वो भी चेंज हो जाएगा, राइट, बाय डेल्टा थीटा। तो आपने अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया है तो आपको एंगल फाउंड आउट करना है, चेंज इन एंगल। इनिशियली कितना था, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो अब क्या होगा, देखो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि जब तीनों का अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम होगा तब तीनों का लेंथ जो होगा वो सिमिलरली इंक्रीज होगा। तो अगर तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम होता है तो आपको एंगल फिर से 60 डिग्री आएगा, राइट, क्योंकि जो नया लेंथ है वो तीनों का सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों का सेम दिया है, ए और बी का, दिस रॉड का और इस रॉड का, सी का अलग है अल्फा 2, और आपने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया तो डेल्टा थीटा कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। देखो करके देखो, किसके टर्म्स में आएगा, डेल्टा टी, अल्फा 1, अल्फा 2, और क्या क्या आएगा इसमें, एल आएगा क्या, नहीं अल्फा 1 अल्फा 2 में आएगा, राइट। चेंज इन एंगल कैलकुलेट करना है आपको। तब तक जिनको भी डाउट्स होंगे रोटेशनल के वो सेंड कर दो, फिर इसके बाद डाउट्स करते हो, ठीक है। In terms of delta t, alpha 1 and alpha 2. Alpha 1 and alpha 2 are coefficient of linear expansion of rod A and B. हाँ, इनिशियली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट, तीनों का लेंथ सेम है, करेक्ट। देखो इसमें हिंट की जरूरत पड़ेगी। सर हाँ बोलो। एक आंसर आया। हाँ बताओ, हाँ सर। क्या है डेल्टा थीटा? सर इनिशियल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। हाँ करेक्ट। ओके सो एक मिनट सर। हाँ सर, cos इनवर्स कॉस इनवर्स 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होल स्क्वायर और 2 डेल्टा टी होल इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर, ओके, हाँ अपॉन, अपॉन ये सब cos इनवर्स के अंदर ही है, 2 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होल स्क्वायर। अल्फा 1 डेल्टा टी स्क्वायर, ऐसे हाँ और माइनस जो इनिशियल एंगल है, माइनस 60 डिग्री, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा।
तो आप थोड़ा अलग ट्रैक में चले गए। इसमें देखो कोई भी ट्रायंगल जब आपका आता है, सर साइन रूल लगा सकते हैं क्या? कोसाइन रूल लगा सकते हो ना। कोसाइन रूल ही लगा के आया है। तो ये थीटा होता है आपका, ये L1 L2 और L3। तो इसमें cos थीटा क्या आता है बताओ? L3 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर होल का माइनस माइनस L3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 L1 L2, राइट। यस सर। तो बस यही पे आपका कॉन्सेप्ट है। तो हो जाएगा 2 L1 L2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 L1 सॉरी L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस माइनस L3 स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। अगर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अब ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। 2 sin थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो इस केस में डी एल क्या हो जाएगा, जैसे आप डी एल वन लिखोगे तो क्या होगा, वो एल वन अल्फा वन डेल्टा टी। डी एल टू क्या होगा, एल टू, और उसका अल्फा। इसका भी क्या है, अल्फा वन ही है, राइट। यस अल्फा वन डेल्टा टी। सिमिलरली डी एल थ्री विल बी एल थ्री अल्फा टू डेल्टा टी। अब एल वन एल टू एल थ्री तीनों का सेम है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, वो आप बाद में पुट करोगे, करेक्ट। पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 L1 L2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा आपको माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट, प्लस 2 L1 cos थीटा डी L2 प्लस 2 L2 cos थीटा डी L1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, राइट साइड में 2 L1 डी L1 प्लस 2 L2 डी L2 प्लस सॉरी माइनस 2 L3 डी L3। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली डेल्टा थीटा मतलब डी थीटा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप डी एल टू डी एल वन और डी एल थ्री की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से, ठीक है। बाकी एल वन और एल टू आपको पता है क्या था, एल वन और एल टू एल ही है। तो पहला टर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस 2L स्क्वायर साइन थीटा को आप पुट करोगे डायरेक्ट 60 डिग्री टू डी थीटा प्लस 2L cos 60 इंटू डी एल टू को क्या लिखेंगे, एल अल्फा वन डेल्टा टी। प्रोसेस समझ लो आप, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। जब आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो आपने लेन फाइंड आउट किया, फिर आपने बाद वाला थीटा थीटा फाइंड आउट किया, फिर डी थीटा फाइंड आउट किया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इस वाले केस में, डी थीटा के टर्म्स में आंसर निकालेंगे, करेक्ट। डी एल टू का वैल्यू पुट किया प्लस 2L cos 60, डी एल वन का वैल्यू पुट किया एल अल्फा वन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2L एल अल्फा वन डेल्टा टी प्लस 2L एल अल्फा वन डेल्टा टी माइनस 2L एल अल्फा टू डेल्टा टी। तो आप देखोगे 2L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, फ्रॉम बोथ साइड। तो आपको एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, माइनस √3/2 डी थीटा प्लस 1/2, राइट। हाँ बोलो, यस सर। अल्फा वन डेल्टा 2/2 प्लस
अल्फा 1 डेल्टा टी बाय 2। सर आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, आपने अल्फा 1 डेल्टा टी लिख दिया, वो अल्फा 2 डेल्टा टी है ऊपर। कहाँ पे L3 में क्या? सर अभी अभी के पेज पे जो बॉटम मोस्ट लाइन दिख रही है उसमें डेल अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा ना। और वो L3 में होगा ना बस। सर अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है हाँ मतलब। वो तो मैंने बोला है ना, क्वेश्चन अच्छा में क्या ठीक है सर। ए और बी का ना अल्फा 1 ही है जो सर मैं 1 2 3 लेके कर रहा था ए और बी सर। का, करेक्ट। हाँ सर। तो 2 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, तो अभी जो डी थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका डेल थीटा, करेक्ट, क्योंकि आप डेल्टा टी के रिस्पेक्ट ले रहे हो उसको, राइट। बाकी तो कैलकुलेट कर लो आप, डेल्टा थीटा कितना आएगा। अल्फा 1 इस साइड गया, माइनस आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू आएगा आपको डेल्टा थीटा, ठीक है। देखो है तो इजी, बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग है। आपने DL मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो DL1 DL2 होता है ना, उसको आपने लिख लिया L अल्फा डेल्टा टी। इसमें बताओ किसी को डाउट हो तो, अच्छा क्वेश्चन है। सर तो ऊपर वाला जो आंसर था और नीचे वाला वो बेसिकली सेम है। आपने जो बोला है वो क्या? ये कॉस इनवर्स वाला। और नहीं नहीं, ये तो काफी अलग है। नहीं नहीं, सर फाइनल इसमें सबका एक्सपेंशन लिख दिया और फिर उस पे बट कोसाइन ये रूल है ना लगाया। कि सब सब एक्सपांड होंगे लेकिन वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आएगा। जैसे सबका अल्फा सेम नहीं है, अगर सबका अल्फा सेम होता तो सब एक्सपांड उस लेंथ से होते, लेकिन आपने यहाँ पे उसको हिंज किया है, राइट, ये वाले पॉइंट पे। और बी और सी तो दोनों अलग अलग है, तो ये ज़्यादा एक्सपांड होगा कंपेयर टू एल, मतलब कंपेयर टू सी, तो ना उसको रेस्ट्रिक्ट भी करता है। तो ओके। आप ऐसे फाइनली बोल नहीं सकते हो कि, तो मैं क्या करता हूँ, छोट स्मॉल चेंज लेता हूँ, वेरी स्मॉल चेंज, डीएल, करेक्ट। डीएल में आप ऐसे अज्यूम करोगे कि रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। सर बट किया तो उस ऊपर वाले मेथड में भी सेम ही काम ना, अगर वो एक्सपांड हो रहा है और मतलब नहीं तो डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो। पूरा एक्सपांड नहीं हो रहा है ना वो, ये बोल रहा हूँ। उसको वो जो हिंज है, क्योंकि ट्रायंगल तो टूट नहीं रहा है आपका, आपने तीनों रॉड को जो उसका एंड है उस पर कनेक्ट किया है, और आफ्टर द एक्सपांशन भी वो ट्रायंगल ही रहेगा, बस उसमें एंगल चेंज हो जाएंगे। वो पूरा लेंथ उतना एक्सपांड नहीं हो पाएगा जितना उसको होना था, फ्रीली जितना होता उससे तो कम ही होगा एक्सपांड, क्योंकि उसका अल्फा कंपेयर टू बाकी दोनों से कम है, राइट। सर ट्रायंगल के तीनों एंगल चेंज होंगे। हाँ तीनों एंगल चेंज होंगे, कुछ और ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो जनरली आप इसको फ्रीली एक्सपांड करते हो ना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि थीटा और लेंथ का क्या रिलेशन है आपको पता नहीं है ना वो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थीटा और लेंथ का रिलेशन निकालता हूँ कि लेंथ चेंज कैसे करोगे तो थीटा चेंज होगा, ठीक है। तो स्मॉल चेंज के लिए मैंने किया, फिर डिफरेंशिएट करके। हम जनरली ये सोचते हैं कि नया लेंथ हो जाएगा, नया लेंथ आप हमें पता है, तो आपने नया लेंथ निकाल दिया होगा L1 L2 L3, तो नया ट्रायंगल बना दिया डायरेक्ट, लेकिन वो एक्चुअली नहीं हो रहा है ना। सर थीटा के अलावा जो दो एंगल है वो इक्वल होंगे। L1 और L2 सेम एक्सपांड हो रहा है इसलिए बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। हाँ राइट, उनका अल्फा सेम है, अल्फा 1 और अल्फा 1। तो बाद में जो बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।
क्योंकि देख लो जब भी जॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना आपको जॉइंट, तो आपको वो थीटा और लेंथ का रिलेशन लेके फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कोई भी जॉइंट है, दो इसका भी जॉइंट आए तो आप कर सकते हो L1 और L2। सर सेंड 2 डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। हाँ अभी डाउट्स ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी डाउट्स कर, टेंशन मत लो। ये नोट कर लिया सबने? सबसे पहले करते ये वाला डाउट, पता नहीं किसका। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू यूनिफॉर्म जॉइंट्स, ठीक है, अबाउट पॉइंट P as shown in the figure, जॉइंट रॉड। ओके, ये तो हो जाएगा ना, P जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट, जिस प्लेन में आपकी रॉड रखे हुए हैं। तो आप दोनों का निकाल दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हाँ अब यहाँ पे आप जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो पहले तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट उसका होगा L/2, वाई कोऑर्डिनेट होगा L/2। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, L, बताओ। दिस डिस्टेंस विल बी L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना आएगा, √2 L/2, L/√2। L/√2, ठीक है। बाकी आप कर लो। हाँ वैसे भी कर सकते हो, जैसे इस मास का निकाल दिया, ठीक है, mL²/12 इसके अबाउट आया, तो आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, करेक्ट। तो कितना डिस्टेंस होगा, ये L/2 है और वो L है, तो कितना शिफ्ट करना है बताओ, प्लस m L/2 3L/2, राइट, तो 3L/4, 3L²/4 प्लस दूसरे वाले रॉड का क्या होगा, mL²/3 एक एंड के अबाउट। तो तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 3, 4, 9, 4 + 9, देखो सर 14 mL²/12। 14 mL²/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, कुछ तो मिस कर रहे क्या हम, बताओ। इसका इस पॉइंट के अबाउट है mL²/3, राइट। इसका सेंटर के अबाउट हमें पता है mL²/12। आपने इसको शिफ्ट सर mL²/4 नहीं होना चाहिए वो, mL²। जो डिस्टेंस कौन सा सर जो हॉरिजॉन्टल रॉड है। हॉरिजॉन्टल रॉड का एंड के अबाउट है ना, mL²/3 होता है ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 है, इसको भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, राइट, इस पॉइंट पे। तो दिस इज L/2, दिस इज L। अच्छा √5 होता है ना, √5L/2 आएगा ये। 5 L/4 आएगा, तो 15, सॉरी 15 ही हो गया, 4, 15 और 4 कितना होता है, 20 आएगा ना। हाँ 20। 20 mL²/12 को 4 से डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर, तो क्या आएगा, 5 mL²/3। ये होगा 5/3 होगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर
हाँ हाँ 10/3 किसका दिया उसने? ऑफ इनर्शिया ऑफ टू यूनिफॉर्म चाइल्ड्स अबाउट पॉइंट टी। ई में उसने वो भी बोला है ना कि पी कहाँ पे है, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बोला है ना इससे करके। मेरे ख्याल से उन्होंने जो मास है ना वो दोनों का मास लिया है। बोल समझ रहे हो आप? मास जो है हमने एक का मास m लिया है, करेक्ट? इसका m लिया है और इसका m लिया है। उन्होंने दोनों का कंबाइंड मास m लिया है। तो हमारा जो 2m है वो उनका क्या है? कैपिटल m है, करेक्ट? इसीलिए 10/3 हुआ है वो, अदरवाइज सही है। सर हाँ आप वो जो लिखा है क्या क्या बताओ। जो आपने ग्रीन से लिखा है वो फिर से बताओगे? ग्रीन से? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, देखो एक एक रॉड को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका जो एक्सिस है ये लेंगे हम पी पॉइंट से। तो सबसे पहले आप इस रॉड को सॉल्व करो, वर्टिकल वाले रॉड को। वर्टिकल वाले रॉड का मास लिया मैंने m, इसका भी मास लिया है m। तो वर्टिकल रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12, करेक्ट? अब आपको इस एक्सिस को कहाँ पे शिफ्ट करना है? पी पॉइंट पे। तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर ये l/2 है, ये l है, तो ये क्या होगा? रूट 5l/2, l² नहीं, रूट 5l/2, 2 जो है वो उस रूट के बाहर आएगा, करेक्ट? तो फिर आपको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट 5l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और फिर आप दूसरा रॉड लोगे, ये तो आपका हो गया कहानी वर्टिकल रॉड का। फिर हाँ सर हॉरिजॉन्टल, समझ गया। हाँ हॉरिजॉन्टल रॉड का ml²/3 ऐड किया बस। और उन्होंने टोटल सिस्टम का मास m लिया है, हमने एक एक का मास mm लिया, तो वहाँ पे वो 10 हो जाएगा, ठीक है? और बताओ, और बहुत सारे क्वेश्चन है, रुको रुको। ये वाला देखते हैं। यूनिफॉर्म क्यूब, B side है resting horizontal surface, F is applied on the 3b/4. What should be the coefficient of friction between the cube? Just start slipping। देखो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे mg फोर्स लगता है, ठीक है? What should be the coefficient of friction? और अब बताओ म्यू mg कहाँ पे लगेगा? इस डायरेक्शन में, करेक्ट? और उसने बोला है जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग बिफोर इट स्टार्ट स्लिपिंग, मतलब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ले सकते हो क्या वहां पे? ले सकते हैं, विच इज म्यू इंटू mg। तो आपको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर दो सबका, ठीक है? किसके अबाउट करेंगे? किसी के भी अबाउट कर दो, बिफोर इट स्टार्ट स्लीपिंग, राइट? तो जो F फोर्स है ये 3b/4 है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी लेते हो या फिर इस पॉइंट के अबाउट भी लेते हो, तो इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो म्यू mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उससे आपको म्यू नहीं आएगा, करेक्ट? तो हम किसके अबाउट लेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बताओ फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट F फोर्स का टॉर्क कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3b/4 माइनस b/2 कितना होता है? b/4 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 ना, 6 - 4 ठीक है, b/4 होगा। तो उसका टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो रहा है? F इंटू
b/4, दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या, म्यू mg इंटू b/2, उसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस b/2 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो b कैंसिल। सर लेकिन दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है ना। नहीं, आप इसके अबाउट देखोगे, अच्छा हाँ दोनों क्लॉकवाइज है राइट, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए नॉर्मल आना चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, आप देखोगे कि जो नॉर्मल फोर्स है इधर कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उसको ये करने के लिए, रोटेशन से प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज टॉपल हो जाएगा ना वो, इस पॉइंट के अबाउट, करेक्ट। सर नहीं समझा। अच्छा मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट, नॉर्मल इक्वल्स टू क्या होगा हमारा mg, लेकिन जो नॉर्मल का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको किसको बैलेंस करना है, टॉर्क को बैलेंस करना है, अदरवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो पूरा आपका क्यूब है राइट, वो क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। हाँ आप ऐसे भी ले सकते हो कि पहले mg को कैलकुलेट किया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, हाँ, और mg एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका भी जीरो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू नहीं पर आएगी ना उसमें फिर, म्यू नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन mg और f में आपको रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, सर या फिर जहाँ पे F हो रहा है वहां पे ले ले, क्या हो रहा है, जहाँ पे F अप्लाई हो रहा है वहां पे ले ले, तो उसमें mg और म्यू mg में आ जाएगा। सर लेकिन हम टॉर्क तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाले तो वो सेम रहना चाहिए ना, ऐसे चेंज थोड़ी होना चाहिए। हाँ इक्विलिब्रियम में तो सेम होना चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ मैं, अगर बॉडी टॉपल नहीं कर रही है आपकी तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, एफ का भी और म्यू mg का भी, राइट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल भी होगा, तो नॉर्मल का बस ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ, एट सर्टेन डिस्टेंस x और y, तो इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, सिंपली फिर म्यू mg ने आएगा f इंटू 3b/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट mg इंटू सर b/2, ऑप्शन ए है क्या इसका आंसर? करेक्ट, पता नहीं किसका क्वेश्चन है बताओ, bb विल बी कैंसिल, नॉर्मल का टॉर्क नहीं लगेगा सर, किसका, नॉर्मल का टॉर्क। नहीं हम इनिशियल वाला केस ले रहे हैं ना यहाँ पे, जब उस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो, करेक्ट। और सर अगर सर नॉर्मल का पर नॉर्मल टॉर्क, रिएक्शन का टॉर्क तो आएगा ना। कौन से इस पॉइंट के अबाउट, हाँ हाँ, हाँ सर। नॉर्मल का हमें अभी पोजीशन पता नहीं है राइट, तो हम x डिस्टेंस पे ले लेते हैं उसको, तो कौन सा डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड mg इज एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, b/2 माइनस x डिस्टेंस प्लस n इंटू b/2 माइनस x, तो ये एक इक्वेशन आ गया आपको, ठीक है, नॉर्मल को mg लिख लो, फालतू में वो भी एक अननोन हो जाएगा, नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे इधर क्यों नहीं लिखा? क्या बोल रहे हो, नहीं सेंटर ऑफ मास पे था नॉर्मल, राइट, पहले तो सेंटर ऑफ मास पे था mg और नॉर्मल, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, राइट, और फ्रिक्शन, बॉडी क्या हो रही थी, टॉपल, अब देखो आप बॉडी का क्लॉकवाइज सेंस में अगर टॉपलिंग हो रहा है तो जो बॉडी का वेट है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट, हाँ अगर सर। बॉडी का वेट आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है वो भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपका क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन भी किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेट आगे शिफ्ट हो गया ना, उसका रोटेटिंग टेंडेंसी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमने लिया x डिस्टेंस पे चला गया सपोज,
तो ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हाँ क्या होगा, F इंटू 3b by b/4 ओनली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस म्यू mg इंटू b/2 b/2 इज इक्वल्स टू n इंटू x, मतलब mg इंटू x। तो देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x एक अननोन है आपके पास और म्यू अननोन है। तो आप कर लोगे अभी, देखो आ रहा है क्या, करके देखो। इसको कट मत करना, 3b/4 और ये b/2 वही रहना चाहिए। सर कौन से दो इक्वेशन है? ये पहला और ये सेकंड। सर f भी तो वेरिएबल है, कट जाएगा क्या? f एक वेरिएबल है। सर फर्स्ट इक्वेशन में f आपने कहाँ से लिया? फर्स्ट इक्वेशन टॉप कहाँ से लिया? फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिया है वो वाले पॉइंट से, एज वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से। एक इक्वेशन f के लिए मैं ट्रांसलेशन में भी लिख सकता हूँ ना, f माइनस म्यू एम जी इज हाँ, इक्वल हाँ, टू हाँ। 0, एक्सेलरेशन 0। जैसे f इक्वल्स टू क्या होगा आपका, म्यू mg होगा, हाँ हाँ ओके। और नॉर्मल इक्वल्स टू mg होगा। देखो क्या आ रहा है, सर ऑप्शन ए आ रहा है क्या इससे? सर ए जी हुआ है आंसर। सही है फिर। तो जनरली आपको टॉपल करना है बिफोर स्लाइडिंग, राइट। जब टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग आता है तो आप क्या करोगे, टॉर्क को इंक्रीज करोगे। मतलब किसका टॉर्क बड़ा होना चाहिए, वो फोर्स का टॉर्क कंपेयर टू mg का टॉर्क, राइट। हाँ, कंपेयर टू mg और नॉर्मल दोनों का। सर तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम नॉर्मल को सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लिख सकते? इस टाइप के, हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा ना बाहर से, और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर नहीं होगा, अगर सेंटर ऑफ मास से अलग है, राइट, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो फिर नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस केस में वो फोर्स, बताओ अगर इस साइड होता ऐसे, तो अभी नॉर्मल किधर शिफ्ट हो जाता बताओ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, फ्रिक्शन भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जैसे इसका एक सिंपल मेथड में बताऊं, आपको एज के अबाउट पूछा है, क्वेश्चन में इतना दिया भी नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। देखो उसने बोला है एज के अबाउट रोटेट होना चाहिए बस, ठीक है। तो जो म्यू एम जी आपका फोर्स है वो तो एज के अबाउट ही लग रहा है, तो इसका टॉर्क क्या होगा, 0। 0। ये जो फोर्स है तो बस एज के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो टॉर्क है F इंटू 3b/4 3b/4 शुड बी ग्रेटर देन mg का क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज mg इंटू b/2, और f को क्या लिखेंगे वहां पे, म्यू mg 3b/4 शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू b/2। तो mg कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/3। 2/3। ऐसे ही किया था तो सर। इसमें नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क
इसी के अबाउट लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, नॉर्मल डायरेक्शन आगे शिफ्ट होता है। अभी टॉपल हो रहा है, देखो मेरा क्या होता है, जो केस है वो ऐसे हो जाएगा, टॉपल हो रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट, तो आपका जो सरफेस के साथ कांटेक्ट है वो तो यही पॉइंट है, तो नॉर्मल फोर्स पूरा आगे शिफ्ट हो गया उधर। यस सर। जस्ट स्लिप के केस में हमने टॉपल क्यों कर रहा है? नहीं, जस्ट स्लिप ने बोला, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ दिया वहाँ पे, उसने पहले टॉपल बोला है बिफोर स्लीपिंग, बिफोर इट स्टार्ट स्लीपिंग है ना, स्लीप करने से पहले पूछा है उसने, करेक्ट। बट इस ओरिएंटेशन के बाद वो रोटेट नहीं कर जाएगा पूरा, कौन से ओरिएंटेशन के बाद? जो आपने ग्रीन में बनाया जस्ट अभी। हाँ तो वो रोटेट ही करना चाहता है क्वेश्चन में, उसने वो बोला है व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्यूब एंड द टेबल सो दैट इट विल टिप, टिप का मतलब टॉपल है, ठीक है, इट विल टॉपल अबाउट एन एज, एक इस एज के अबाउट टॉपल करेगा स्लाइड करने से भी पहले। तो अभी एज के अबाउट अगर टॉपल करेगा तो पूरा का पूरा जो उसका वेट है उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये वाले पॉइंट पे, एज पे। अभी एज पे शिफ्ट हो जाएगा तो नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होगा, वो लाइन पे, देखो तो उसका आप देखोगे तो ये कितना होगा टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा बताओ? 0। तो ऊपर वाले से आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, अगर उसको स्लाइड करना है तो नॉर्मल कैसे आगे शिफ्ट हो जाता है, और नीचे वाले से डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा बताओ? b/2, समझ रहे हो? इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू b/2 आएगा, मतलब नॉर्मल कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस एंड पे एक्ट हो रहा है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन 3/2। तो इन दो इक्वेशन से भी सेम आंसर आएगा, अगर आप डायरेक्ट ये सोच के करते हो तो भी सेम आंसर आएगा। तो पता चला टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग वाला केस। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। अरे ये गलत लिखा क्या मैंने, सॉरी सॉरी, म्यू इज ग्रेटर देन 2/3, इतना तो समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, स्क्वायर प्लेट में आइदर रोटेट अबाउट एक्जेक्ट प्लेन अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, और मे रोटेट बाय फॉलिंग टुवर्ड्स XY प्लेन। चलो ये तो समझ में आ गया, एग्जैक्ट प्लेन के अबाउट रोटेट कर सकता है एंड मे रोटेट बाय फॉलिंग टुवर्ड्स XY प्लेन। फॉलिंग टुवर्ड्स मतलब ऐसे रोटेट करेगा क्या, ऐसे 3D में अगर हम देखेंगे तो XY प्लेन के तरफ अगर वो फॉल कर रहा है तो वैसा रोटेशन है, तो ये एक्सिस होगा आपका, एक्स एक्सिस होगा, राइट। तो उसने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1 जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस है, I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, एंड I2 जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है, राइट, एट पॉइंट ए, करेक्ट, एट पॉइंट ए। समझ गया? तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, y के अबाउट आपको क्या y होगा? और x एक्सिस कैसे पता चला? उसने बोला है a के अबाउट रोटेट करता है इन XZ प्लेन, तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट किया उसने, उसने उसका डायरेक्शन दे दिया, बाकी बेटा दे दो, देखो उसका डायरेक्शन उसने दे दिया। आपको पहला वाला पता चला कि y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा एट पॉइंट ए, करेक्ट। और जो दूसरा है वो ना ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब अंदर जाके बाहर आएगा, अंदर जाके बाहर आएगा मतलब टुवर्ड्स XY प्लेन जाएगा अंदर की तरफ। तो थोड़ी देर के बाद कैसे हो जाएगा, 3D में आप देखोगे तो
ऐसे हो जाएगा, एकदम पॉइंट पॉइंट हो जाएगा वहां पे, वहां एक लाइन दिखेगा आपको बस ऐसे, डी और बी का, यहाँ पे ए है और पीछे सी पॉइंट है, राइट। पूरा गिर गया वो एक्स वाई प्लेन में। तो वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ना, करेक्ट। तो उसने I2 कंसिडर किया। बाकी तो आप निकाल सकते हो कि क्या निकालेंगे सबसे पहले, वाई एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मेरे को पता है कितना होता है, ma²/6, और ये डिस्टेंस कितना होता है बताओ। ये डिस्टेंस होता है a/√2, a/√2 तो ma²/6 प्लस ma²/2, तो आपको I1 आ जाएगा 314/2/3 ma², और I2 क्या आएगा बताओ। I2 में सबसे पहले आपको इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा ma²/12 प्लस ma²/2 कितना होगा फिर, ma²/12 प्लस ma²/2, दिस विल बी 7 ma²/2। 7/12 ma²। तो देखो I1/I2 कितना आ रहा है, 7 के टर्म्स में आ रहा है। आंसर ए और सी दिया, I1 5/6 दिया। I1 5/6 कैसे हुआ? उसने मास को m लिया है, लेंथ वो वाला लेंथ होगा ना उसका स्क्वायर प्लेट का। सर ये आप सेकंड वाला कैसे निकाले? और ये है ना, और आपको x एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हमें इसका परपेंडिकुलर वाला पता है, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे जो दो एक्सिस होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अबाउट सिर्फ बॉडी ए के सिमेट्रिकल अबाउट है। पूछा ना सर? नहीं तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे ना, एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो कि क्या हो जाएगा ma²/12 हो जाएगा, हाफ। फिर उसको शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस a/√2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अच्छा, इन्होंने शायद फिर गलत दिया है कुछ तो, क्योंकि I1 तो कभी 5/6 होगा ही नहीं, इतना तो पक्का पता है। अगर y एक्सिस के अबाउट आप लेते हो तो ये स्क्वायर प्लेट है आपका, और ये सेंटर ऑफ मास है, इसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/6, उसको आपको नीचे शिफ्ट करना है, और ये डिस्टेंस भी आपको पता है a/√2। गलत दिया। पर उसने दिया नहीं है ना कि हमें किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसने बोला है पहले वाले केस में कि एग्जैक्ट प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, राइट, रोटेट इन एग्जैक्ट प्लेन, सॉरी। अब एग्जैक्ट प्लेन में रोटेट करेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, ये तो पक्का पता है कि पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। कोई भी देख लो आप, जैसे एक रॉड है, ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो कौन से प्लेन में रोटेट करता है वो? एग्जैक्ट प्लेन में, करेक्ट। एक्स और जेड प्लेन में ऐसे रोटेट करेगा ये रॉड। तो हम किसके अबाउट निकाला हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वाई एक्सिस के अबाउट, जब वो एग्जैक्ट प्लेन में रोटेट करता है। और दूसरा उसने बोला है कि फॉलिंग टूवर्ड्स एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के टूवर्ड्स फॉल हो रहा है, मतलब कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है? एक्स जेड प्लेन में, सॉरी वाई जेड प्लेन में, राइट। तो फिर एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सर XY प्लेन में फॉल करेगा तो Z एक्सिस के अबाउट होगा ना रोटेट? नहीं, एक्स वाई प्लेन में फॉल कर रहा है, मतलब गिर रहा है एक्स वाई प्लेन की तरफ, टूवर्ड्स एक्स वाई प्लेन की तरफ अगर आप इसको गिराते हो तो पूरा जब गिरेगा तो ऐसे दिखेगा, राइट। फिर बाद में कैसे होगा? ऐसे होगा। तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो देखो आप वाईजेड प्लेन में रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। डायग्राम से तो समझ नहीं रहा था। नहीं समझ रहा है? देखो इनिशियली आपका स्क्वायर प्लेट ऐसा है, ठीक है। अब जो एक्स वाई प्लेन की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, कैसे हो जाएगा वो? एक लाइन हो जाएगा,
जो भी अपने को फोर्स उसके बाद क्या होगा, करेगा वो ऐसे होगा, राइट। सर लेकिन आप ये जो थर्ड डायग्राम बना रहे हो इसमें तो z एक्सिस भी इन्वॉल्व हो गया ना, सिर्फ xz पे रोटेशन थोड़ी x y पे सर। इन्वॉल्व हो गया लेकिन उस प्लेन में रोटेट नहीं कर रहा है ना, ये आपका जो एक्सिस है x, इसके अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है, पहले अंदर गया पूरा। स्पेसिफाई किया है ना ऊपर क्वेश्चन में, उसने बोला है कि फॉलिंग टुवर्ड्स एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन आपका अंदर की तरफ है, देखो आप वो डिलीट कर रहा है, वो वापस ऐड कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में अगर आप पूरा अंदर घुसाओगे तो देखो ना क्या हो रहा है वहां पे, फिर से बाहर आ रहा है, फिर से अंदर जाएगा, फिर से बाहर आएगा, तो एक बार आप गिरा दो उसको, राइट, फिर नीचे से नीचे आएगा, नीचे वाले पार्ट से, ऐसे ऐसे ओरिएंटेशन हो जाएगा उसका। बुक ले लो कोई भी, देखो ऐसे स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऐसा ले लो उसको, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखता हूँ तो पहले वो अंदर फॉल हो गया, तो एक बस लाइन दिखेगा हमें, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गया, तो अब किस प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ही ना, एक्स एक्सिस के अबाउट, फिर से ऐसे होगा, करेक्ट। उन्होंने I1 तो पक्का गलत दिया, तो इसका मतलब I2 भी गलत ही होगा, राइट। आंसर तो गलत है, लेकिन I1 और I2 आप समझ लो क्या है, I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस and I2 is moment of inertia about x axis at point A, ठीक है। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिक्स है कि 7 है इसमें, बताओ। 6। क्या बोला, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, ठीक है, एंड लेंथ l is moving translationally with acceleration a, say rod है, due to anti-parallel forces as shown, ठीक है। F1 and F दोनों अलग अलग या दोनों सेम है, FF, ठीक है, one of the forces is there, find the maximum value of acceleration for which rod may move translationally। देखो रॉड ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे टॉर्क तो आपका 0 है, नेट टॉर्क, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को क्या कर दूंगा, डायरेक्टली 0, करेक्ट। तो जो F1 फोर्स है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और F जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। टोटल लेंथ कितना दिया उन्होंने, L, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2, तो पहला इक्वेशन होगा आपका F1 इंटू 2a शुड बी इक्वल टू F इंटू, बताओ F इंटू क्या होगा, L/2 माइनस F के लिए कितना डिस्टेंस, L/2 माइनस ए, L/2 माइनस है ना, बस L/2 माइनस a नॉट, सर ये भी नॉट है, आपको F1 का वैल्यू आ गया, F1 इज F इंटू L/2 माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय F1 इंटू 2a नॉट, सॉरी जस्ट 2a नॉट। तो ठीक है, फिर नेट फोर्स कितना होगा आपके पास, F माइनस F1, राइट, F माइनस F1 ले ले, या फिर F1 माइनस F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, ठीक है, ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है ओनली, तो क्या होगा, F माइनस F1 आपको किसके टर्म्स में चाहिए, F के टर्म्स में चाहिए, a नॉट नहीं चाहिए ना आपको, ओके, तो a नॉट को कैसे हटाया जाएगा, सोचो,
कौन से पॉइंट के अबाउट लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो दैट आपका ए नॉट कट जाएगा। अगर एंड के अबाउट लेते तो एफ का ए नॉट आएगा, F1 का तो L/2 माइनस ए 2 ए नॉट आएगा। इस फोर्स के अबाउट लेंगे सर तो भी एक तो L/2 का दूसरे टर्म फोर्स का तो आएगा ना। हाँ L/2 का, जब तक आएगा, L/2 का आएगा। टर्म आएगा तब तक कटेगा नहीं। कटेगा नहीं, करेक्ट। वन ऑफ द फोर्सेस है ये जो फोर्स है ना F1 वो इधर होना चाहिए था राइट, नीचे की डायरेक्शन में। तो फिर उसका टॉर्क आपका ये होता नहीं, बट वो फिर ऐड हो जाता उसमें, फिर तो रोटेट होता ही राइट। यस सर। L/2 वाला टर्म कैसे कटेगा? एक तो इक्वेशन चलो ये आ गया, आप सर करोगे व्हाट इफ F1 कोइंसाइड कर रहे हैं? F इंटू F और F1 कोइंसाइड करेंगे तो सेम हो जाए, 3a0 इक्वल टू L/2 हो जाएगा। नहीं तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। हाँ F इंटू L/2 माइनस F a नॉट डिवाइडेड बाय 2 a नॉट। तो आपको L और a नॉट में वो रिलेशन निकालना है राइट, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F के टर्म्स में तो आ रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि L और a नॉट में क्या रिलेशन है, करेक्ट। हाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का ही होगा, करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है राइट, तो ए नॉट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बताओ। अब हो जाएगा ना। ए नॉट का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं कोइंसाइड होगा तो जीरो हो पर वो जाएगा। तो तब आएगा ना जब कोइंसाइड होगा। तो हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? ए नॉट का मिनिमम वैल्यू चाहिए राइट। मिनिमम वैल्यू क्या होगा फिर? सर मिनिमम वैल्यू के लिए तो मैं दोनों सर अगर फोर्सेस एकदम सेंटर के पास लगा दूं। सेंटर से कौन पास होगा? सर मिनिमम वैल्यू तो कितनी भी छोटी हो सकती है ना, मतलब मैं एकदम सेंटर हाँ के हाँ ऊपर हाँ। लगा दूं दोनों फोर्सेस। नहीं और एक हमें कंडीशन आनी चाहिए, अगर टू ए नॉट ये जो डिस्टेंस है सर अगर मैं एक्सेलरेशन जीरो कर दूं तो इसको एक्सेलरेशन को अगर मैं जीरो कर दूं तो हाँ। नीचे वाली इक्वेशन से एक रिलेशन आएगा एंड जीरो तभी होगा जब F1 कोइंसाइड कर जाएंगे, तो दो रिलेशन आ जाएंगे। चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों से सेम आंसर है तो सही है। अच्छा दो अलग अलग केस बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ पे अगर डायरेक्ट हमने सही में कोइंसाइड कर दिया दोनों को तो क्या होगा? एक का टॉर्क देखो, हमने ए नॉट को लिया है अभी सपोज L/3 सॉरी L/6 राइट, ए नॉट इक्वल्स टू L/6, तो 2a नॉट कितना हो जाएगा? L/3 करेक्ट। तो ये वैल्यू पुट कर दो, F माइनस F इंटू L बाय, या फिर इसको ए नॉट पुट करेंगे 6a नॉट होगा तो 3a नॉट आएगा सर ये तो माइनस एक्सेलरेशन जीरो वाला केस है। F a नॉट। नहीं नहीं दोनों फोर्स तो अलग अलग है ना, बाय 2a नॉट एक ही पॉइंट पे अगर आप डालते हो तो। हाँ वहाँ पे अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो दोनों फोर्स शुड बी इक्वल, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, उसने बोला है मैक्सिमम करना है एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर मैं ऐसे ले लूँ तो इन्फिनिटी लेके मैं
जो सेकंड टर्म है मेरा एफ एल बाई टू माइनस एफ ए नॉट, उसको बहुत छोटा मतलब जीरो के क्लोज बोल दूं? ये वाला Because- एफ एल बाई टू माइनस ए नॉट। हाँ, बिकॉज उससे मेरे इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आफ्टर ऑल एम ए इन्फिनिटी है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? सर तो जीरो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एफ, हाँ, जो सेकंड वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो ए नॉट इक्वल टू एल बाई टू जैसा कुछ आ जाएगा। सर फिर वो रोटेट भी नहीं होने लगेगा। हाँ बट मतलब रोटेट भी होगा। कोशिश कर रहा था। उसमें हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिसके अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालोगे तो उसमें एल बाई टू का कॉन्ट्रीब्यूशन ना है, मतलब टॉर्क निकालोगे तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हो? जैसे दोनों का गैप ले लो, क्या है दोनों का गैप? एफ इधर है और एफ वन इधर है, राइट? दोनों के बीच में गैप कितना है? एल बाई टू माइनस थ्री ए नॉट। करेक्ट। नहीं, उससे भी तो नहीं होगा। सर अगर मैं एक फोर्स के वहां पे टॉर्क लगा दूं तो एक mg का टॉर्क आएगा और एक दूसरे फोर्स का टॉर्क आएगा। नहीं, mg तो आपका सेंटर से ये कर रहा है ना, तो mg तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करेगा वहां पे। हाँ 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 सर सर mg का तो टॉर्क नहीं है, फोर्स ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वैसे तो। एफ वन इंटू टू ए नॉट। अच्छा, दो इक्वेशन ले लो ना, एक ही इक्वेशन आया आपको, ठीक है चलो। एक पॉइंट के अबाउट आपको ये इक्वेशन आया, इधर गया ये वाला। दूसरा इक्वेशन इस एंड के अबाउट निकालो, तो दो इक्वेशन दो अननोन आ गए आपके पास, करेक्ट? इस एंड के अबाउट क्या होगा बताओ? एफ इंटू ए नॉट शुड बी इक्वल्स टू एफ वन इंटू क्या होगा? ए नॉट प्लस एल बाई एल टू बाई टू बाई टू माइनस टू ए माइनस टू ए नॉट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, डिवाइड कर दो। एफ एफ कैंसिल हो गया, एफ वन कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? एफ बाई एफ किया आपने तो एल बाई टू। चलो, दो इक्वेशन दो अननोन, अब हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एल बाई टू माइनस ए नॉट बाई ए नॉट, एल बाई टू माइनस ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू टू ए नॉट बाय एल बाई टू माइनस टू ए नॉट, टू ए नॉट बाय एल बाई टू माइनस टू ए नॉट। यहाँ से ए नॉट का वैल्यू आ रहा है क्या? देखो, अब हो जाना चाहिए। या फिर कैसे डिवाइड करें हम बताओ? ए नॉट कैंसिल, नहीं, ए नॉट कैंसिल करके नहीं होगा, एफ आएगा फिर उधर। सर इसमें दो वैल्यूज आएंगी शायद से। टू ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ तो दो वैल्यू में हम मैक्सिमम वाला केस ले लेंगे ना, हो जाएगा। एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए नॉट एल माइनस ए नॉट एल बाई टू प्लस टू ए नॉट स्क्वायर। तो टू ए नॉट स्क्वायर कैंसिल, और सब में एल आ रहा है तो एल भी कैंसिल कर दो। तो एल बाई टू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? थ्री ए नॉट बाय टू, थ्री बाई टू ए नॉट। एल इक्वल्स टू थ्री ए नॉट आया। एल इक्वल्स टू थ्री ए नॉट पॉसिबल है? अच्छा, वहाँ पे फोर होगा ना, सॉरी एल स्क्वायर बाय फोर सर होगा। एल इक्वल टू 6 ए नॉट आ रहा है। एक्स इक्वल्स टू सिक्स ए नॉट आया। सर वही हो गया, थ्री ए नॉट इज इक्वल टू एल बाई टू। हाँ, इस केस में तो वही आ गया, राइट? हाँ तो फिर आपका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा।
और कोई आ रहा है इसमें? क्वाड्रेटिक तो बना नहीं यहाँ पे कुछ भी। 2a0 स्क्वायर सर वो a0 स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया ना इसलिए। हाँ l/2 का होल स्क्वायर, तो l स्क्वायर बाय 4 हो गया यहाँ पे, माइनस 3/2, तो 3/2 a0 इक्वल्स टू l/4, सही है, 6a0। तो यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन 0 ही आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट। यस सर। और है सर आप 7 भी एक बार बता सकते हैं? इसी में क्या? ठीक है, अब खुला हाँ है तो सर। बता दें। द मास ऑफ स्फीयर placed on a smooth horizontal surface is distributed non-uniformly. The horizontal force equal to the weight of the sphere is applied distance a from the center of sphere for a very short time. ठीक है, this sphere is rotated by angle theta, but it behaves as if in stable equilibrium. Find the distance between the center and center of gravity of sphere. नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है राइट, तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। जब आपने F4 अप्लाई किया तो कितना रोटेट हुआ वो? थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है शायद, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई किया आपने ए डिस्टेंस पे अप्लाई किया, थीटा होने के बाद, थीटा घूमने के बाद क्या हुआ है? स्टेबल पोजीशन पे आ गया, मतलब आपने यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई किया एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जो कि क्लॉकवाइज सेंस में क्या प्रोड्यूस सर करेगा? फोर्स की वैल्यू जी हुई है ना उनको। हाँ, और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं पे दूर होगा, करेक्ट। और आफ्टर इसके रिस्पेक्ट कितना घुमाया वो? थीटा डिग्री के रिस्पेक्ट सपोज थीटा डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। अब वो फोर्स अप्लाई करना आपने छोड़ दिया ना, फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था राइट, यस सर। और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा आपका इनटू ए इज इक्वल्स टू जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। यस सर। ये डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर लो, तो ये आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा, ये रेडियस क्या है ए, तो क्या होगा उसके रिस्पेक्ट बताओ, वो ट्रायंगल लोगे तो ए कॉट थीटा होगा क्या, राइट। तो बस आपको उसका ये इक्वल करना है टॉर्क दोनों का, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब आएगा तब। सर एक और थीटा कैसे आया? ये ट्रायंगल है ना अभी, ये आपका ए है राइट, ये थीटा है, ये होगा एक्स, एक्स आगे चला गया उसका सेंटर ऑफ मास, तो एक्स मतलब क्या था? पीछे था, तो एक्स विल बी सेंटर ऑफ मास, उसने सेंटर से पूछा है ना, उसके सेंटर से। हाँ सर। हाँ करेक्ट, तो एक्स विल बी ए बाय tan थीटा, हाँ सर समझ गया। तो 8 cot थीटा। हाँ प्रतीक्षा क्या बोल रहे थे आप, बताओ। सर शायद से इसका आंसर कुछ और दिया था जब मैं सॉल्व कर रही थी। क्या दिया है? एक सेकंड सर। बताओ बताओ। सर डी दिया। दिया हुआ डी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आगे शिफ्ट हुआ है ना। कैसे शिफ्ट हुआ है वो? यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे था, अच्छा ऐसे शिफ्ट हुआ है
ओके, तो ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, रुक जाओ। सर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो फिर सेम ही उस पर रहेगा, सेंटर उसका लीनियर उस पर रहेगा पाथ पे। सर बट वो नॉन यूनिफॉर्म भी तो बोले हैं। हाँ नॉन यूनिफॉर्म बोला है, तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, जो कि सही बोला है उसने। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने सीधा पीछे लिया था एक्स डिस्टेंस पे, राइट? जरूरी थोड़ी है वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है, और आपने फोर्स जो अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे क्या आया, आपका टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, राइट? तो वो टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे मतलब इम्पल्सिव टॉर्क है, राइट? टॉर्क डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एफ इंटू ए इंटू डी टी। ये क्या चेंज करेगा आपका, एंगुलर मोमेंटम, राइट? इसको आप कर दो आई ओमेगा, बट आई भी निकालने के लिए आपको फिर वो तो पता नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। अच्छा पहले तो एक्स कंसिडर कर लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं पे तो भी है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है एंड वर्टिकल डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ से, ठीक है। तो उसने बोला है कि आफ्टर ये जो एक्सिस है, सेंटर कहाँ पे आ रहा है उसका, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब द स्फीयर इज रोटेट बाय एंगल थीटा। तो उसने वो नहीं बोला है ना किसके अबाउट रोटेट किया है उसने, आप क्या लोगे फिर? सर शायद वर्टिकल है। इस एक्सिस के अबाउट ही लेंगे ना फिर तो, जो सरफेस के साथ टच हो रहा है उसके अबाउट रोटेट किया आपने एंगल थीटा, तब आपका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा बताओ, यहाँ से एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा ए साइन थीटा, ए माइनस ए साइन थीटा। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो तो बस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट ही लेंगे हम, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है, करेक्ट? तो इनिशियल पोजीशन आपका सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, और अभी क्या हो गया ए कॉस थीटा, तो उसका टॉर्क कितना आएगा बताओ? नहीं, उसने फोर्स भी तो नहीं दिया। फोर्स दिया है इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर। अच्छा बोला है क्या, कहाँ पे है? फर्स्ट सेकंड लाइन। सर सेकंड लाइन। तो अब इक्वल करेंगे ना, एफ इंटू ए इक्वल्स टू, और उसका रेडियस कितना बोला है उसने, रेडियस नहीं दिया है, राइट? नहीं, तो उस डिस्टेंस को लेंगे ए कॉस थीटा इंटू एक्स एम जी ए कॉस थीटा, कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस लेंगे ना, माइनस एक्स, एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको तो यहाँ से एक्स आ जाएगा ना फिर, a cos theta minus x should be equals to a into cos theta minus 1। क्या आ रहा है यहाँ पे, बस हमें उसका
वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना, देखो एक बार क्वेश्चन में मेंशन किया है कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। द स्फीयर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, सेंटर के अबाउट तो रोटेट नहीं किया होगा पक्का, क्योंकि सेंटर के अबाउट रोटेट किया तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, सेंटर के अबाउट अगर आप ये ए डिस्टेंस ले रहे हो, तो सेंटर के अबाउट ही रोटेट करना चाहिए। फिर हो देखो सकता है ना, अगर एक पॉइंट को मैंने पकड़ लिया और फिर एफ लगाया। आपने सेंटर के अबाउट ही टॉर्क प्रोड्यूस किया है ना फोर्स का, क्योंकि उसने जो ए डिस्टेंस दिया है वो सेंटर के अबाउट ही है, करेक्ट। तो जो आपका mg का टॉर्क होगा वो भी सेंटर के अबाउट ही होगा, p डिस्टेंस ले लो इसको, करेक्ट। तो जैसे ये आगे आगे जाएगा थीटा शिफ्ट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट ले लो। अभी सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, पूरा मेरा जो स्फीयर है ऐसे होगा, अभी यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो गया। तो अभी जो ये mg है वो लेफ्ट साइड से कहाँ पे आएगा, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज इनिशियल डिस्टेंस इसका p था विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, करेक्ट। तो जो F फोर्स है उसने तो टॉर्क प्रोड्यूस किया, कितना, F इंटू ए इज इक्वल्स टू mg इंटू पी, तो आपको p आ जाएगा a, लेकिन ये p जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस का वाला डिस्टेंस है, राइट। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, सिस p, राइट। तो ये क्या होगा आपका, ये अगर थीटा है तो नहीं सॉरी, ये होगा, ये वाला। तो अभी ये 90 डिग्री होगा, ये आपका p होगा और ये a होगा और ये थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे की p कितना आ रहा है बताओ, p सर पी तो ए है ना। नहीं वो जब हॉरिजॉन्टल में था, जब वो इम्पल्स हमने प्रोड्यूस किया, राइट। ओके। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, x सॉरी इसको x ले लो, राइट। तो x बाय a कितना हो जाएगा अभी, साइन थीटा। तो x आना चाहिए आपको a साइन थीटा, x अगर a साइन थीटा है तो p कितना होगा, तो p और x में भी आपको रिलेशन आना चाहिए। नहीं फिर उन्होंने यहाँ पे वो जो थीटा एंगल है वो देना चाहिए था कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अदरवाइज होगा ही नहीं है। सर एक अगर मैं ऐसे सोचूं, स्फीयर है और उसका जो सेंटर है उससे समझ लीजिए x डिस्टेंस के पीछे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हाँ अब मैंने f अप्लाई किया ऊपर हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हाँ वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब वो एक सिमिलर ऐसी कंडीशन में आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी x डिस्टेंस अदर साइड ऑफ सेंटर चला जाएगा तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो इधर शिफ्ट होना चाहिए x साइड mg, हाँ तो वो तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको ये कौन करेगा, अपोज कौन करेगा इसके अबाउट, नॉर्मल। आप नॉर्मल को देखोगे ना तो नॉर्मल हमेशा सेंटर वाले लाइन पे एक्ट होगा, राइट। यस सर। बट सर आपने कहा था ना कि वो शिफ्ट भी हो सकता है। हाँ शिफ्ट तब होता है ना जब, जैसे जहाँ पे आपका सरफेस है कांटेक्ट, नॉर्मल आपका कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो जहाँ पे आपका बॉडी कांटेक्ट में होगा वहीं पे नॉर्मल होगा ना। वो बॉडी में क्या था, ये आपका स्क्वायर था, राइट। अभी स्क्वायर का इस टाइप से टेंडेंसी हो गया रोटेट होने का, तो फिर आपका नॉर्मल किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, करेक्ट। सर अगर मैं लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो लेफ्ट साइड।
सर मैं तो वो यहाँ पे इसलिए कह एमजी को रहा था। बैलेंस करने के लिए मैं एक्स डिस्टेंस पे नॉर्मल नहीं ले सकता। mg को बैलेंस करने के लिए, हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। जैसे अभी आफ्टर क्या होगा, फोर्स निकलने के बाद आपका नॉर्मल तो सरफेस पे एक्ट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसके ऊपर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अभी जो रोटेट है वो रोटेट होना बंद हो गया है, और आपका ये नॉर्मल का फिर आप देखोगे तो टॉर्क कौन तो से फिर मैं डायरेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क ले लूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आगे या पीछे, पीछे अगर लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, करेक्ट। सर क्वेश्चन में रफ दिया है क्या, नॉर्मल मतलब और एफ में एक रिलेशन आ जाएगा और एफ की वैल्यू हमें पता है। नहीं बट नॉर्मल का टॉर्क तो हमेशा जीरो होगा ना यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ मैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लूंगा तो सर ये तो सेंटर है ना, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर है। ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लोगे तो नहीं होगा, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क और वो फोर्स का टॉर्क निकाल सकते हैं। सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी x डिस्टेंस पे है, तो नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा, n इंटू एक्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, लेकिन उसने जो डिस्टेंस दिया है वो तो सेंटर के अबाउट दिया है ना, जो फोर्स का डिस्टेंस है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है। वो एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा ना, तो वो भी ए हो जाएगा। वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, वही तो अजम्पशन गलत हो सकता है, वो बोल रहा हूँ मैं। हमेशा हमेशा थोड़ी एक्स एक्सिस पे लाई, क्वेश्चन में उसने रफ सा सरफेस दिया क्या? स्मूथ दिया है, वो फ्रिक्शन तो नहीं है। चलो इसको भी देखना पड़ेगा, ये अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, या फिर कुछ मिसिंग है इसमें, कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सर मैंने वो गम्बॉक वाला कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे वो एक ही स्टेट में रहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? सर वो जो एक एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ना सर, 3D गम्बॉक करके होता है, वो एक ही तरह से स्टेबल रहता है। स्टेबल इन द सेंस, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा ना तो आपका सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे और सारे टॉर्क इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, वही तो करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं पहले। इधर गया क्वेश्चन, ये देखो क्यूबिकल ब्लॉक, ये किसका क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L, ठीक है। Mass M is placed on the horizontal floor in the arrangement as shown. Force F is applied at the end of PQ, ठीक है, which is firmly attached to the, what should be the minimum value of PQ so that the block may tipple about the edge. तो आपको बस एज के अबाउट उसको क्या करना है, टॉपल करना है, टिपल मतलब टॉपल, करेक्ट, ये तो हो जाएगा। सर पिछले अब क्वेश्चन जैसे बस इस बार कंपोनेंट लेके करना है फोर्स का। हाँ, फोर्स का कंपोनेंट लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इस एक्सिस में कौन सा फोर्स आएगा बताओ, F √3/2। cos 30 तो √3/2, इधर आपका आएगा F इंटू F/2। 1/2। एज के अबाउट रोटेट करना है, इस एज पे आ जाएंगे हम। वो बोला है क्या, कौन सा एज बोला है, इस पे वो पॉइंट दिया है तो इसके अबाउट ही रोटेट करता है, ठीक है। तो इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ इसका भी मास लेंगे, करेक्ट। सर ओ के अबाउट करने के लिए पुल नहीं होगा क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ पुल होगा, बट ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और mg भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे नॉर्मल किधर लगेगा, अब बताओ आप प्रतीक्षा, नॉर्मल कहाँ पे होगा, अब इधर ओ पे ही नॉर्मल होगा अगर ओ के अबाउट टॉपल कर रहा है तो, करेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे क्या जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा। तो बाकी तो कर लो आप, क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, mg इंटू L/2 प्लस
F/2 इंटू L इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है F इंटू √3/2 प्लस NL/2। इंटू A होगा ना। सर हम किस पॉइंट की अबाउट ले रहे हैं? टॉर्क। वो पॉइंट Okay. वो बोला है ना उसने। तो बाकी तो आप कर लो, इसको एक साइड ले लो। क्या निकालना है आपको? ए का वैल्यू निकालना है, राइट। एफ भी निकाल दो, क्या होगा? एफ क्या होगा उधर? हाँ बताओ एफ का होगा, एफ क्या होगा? सर मेरे आंसर एफ के टर्म में आ रहे हैं। हाँ तो और एक इक्वेशन चाहिए ना। सर यहाँ पे ए मिनिमम है, ये कैसे इंश्योर किया? क्या लिखिए? ए मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू, हाँ ए मिनिमम है। तो उसको टॉपल करना है। टॉपल करने के लिए दिस टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज वाला इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो अभी तो आंसर जो है वो किसके टर्म्स में आएगा? एफ के टर्म्स में आएगा, राइट। तो आपको और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? mg। सर एक और पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें और कौन से पॉइंट के अबाउट लगे? उसको भी जीरो करना पड़ेगा, बट उसमें नॉर्मल आ जाएगा ना। नॉर्मल भी तो एक सर तो अननोन है। ऐसे इस 3 इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ सर, क्योंकि ए मिनिमम है। हाँ, ए का वैल्यू अभी क्या है बताओ? ए इज इक्वल्स टू mgl प्लस f/fl डिवाइडेड बाय F√3। √3f, राइट। अब इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम? बताओ। एल के रिस्पेक्ट ही कर सकते हैं। नहीं, एल के रिस्पेक्ट नहीं। चेंज क्या हो रहा है? ए ए का मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ए आपको एक फंक्शन आ गया सपोज mgl प्लस fl डिवाइडेड बाय √3f। विथ रिस्पेक्ट टू एफ डिफरेंशिएट इक्वेशन कर में दूँ। सब कुछ कांस्टेंट है ना। हाँ, एफ चेंज हो रहा है ना, बट एफ इज अप्लाइड। तो एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। एफ हम कितना एफ अप्लाइड करेंगे सो दैट ए का वैल्यू मिनिमम होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो एफ के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो उसको, तो mg का तो जीरो हो जाएगा, u/v रूल लगेगा तो क्या आएगा? √3 माइनस इसको करेंगे तो ओनली l डिवाइडेड बाय √3f² आएगा, राइट। वहाँ पे वो जो उन्होंने PQ को अटैच किया है, P2Q, वो ऐसे अटैच्ड ही है ना। एंटी क्लॉकवाइज इसका हुआ, क्लॉकवाइज इसका हुआ। मेरे ख्याल से उनका पॉइंट वो उन्होंने दिया है तो इसी पॉइंट का बोला होगा, करेक्ट। देखो एक बार क्वेश्चन देखो। द अरेंजमेंट फोर्स इज अप्लाइड at the end of PQ which is firmly attached with the block. What should be the minimum value of PQ so that block may about the edge? ठीक है। एज लिखा है, शायद से कोई भी एज हो सकता है। कौन सा एज बोल रहे हो? सर कोई भी एज लिखा है ना उसमें। हाँ, तो और एक इक्वेशन तो हमारा बचा है ना, फोर्स का इक्वेशन भी लिख लो। नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल्स टू क्या होगा? f इंटू √3/2, करेक्ट। सर हाँ, सर
f√3/2 प्लस mg नॉर्मल होगा ना? नॉर्मल, अच्छा हाँ उल्टा किया मैंने। नॉर्मल इक्वल्स टू mg प्लस f√3/2 और दूसरा का इक्वेशन होगा फ्रिक्शन विल बी f/2। तो फ्रिक्शन में तो म्यू भी आ गया एक एक्स्ट्रा, म्यू इनटू n। म्यू दिया है क्या? नहीं। रफ सरफेस भी तो नहीं बोला। नहीं रफ ही होगा, बिना रफ के तो होगा ही नहीं। बिना रफ के अपने आप स्लाइड हो जाता है ना आगे की तरफ। हाँ और म्यू n इक्वल्स टू f/2, तो म्यू भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, दो इक्वेशन, और यहाँ पे f भी नहीं पता है। तो बेसिकली मेरे को f को m के टर्म्स में निकालना था, तब जाके आपको आंसर आएगा। तो फोर्स को m के टर्म्स में नहीं दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ L and mass m is placed on horizontal floor in the arrangement as shown. The force F is applied at the end of the sheet, okay, which is firmly attached with the block. What should be the minimum value of PQ? अच्छा, जो वो पॉइंट है उसके अबाउट आपको निकालना है, राइट? सर हम लोग पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क निकाले तो एन और एम जी के टर्म्स में आ जाएगा। पी के अबाउट तो नॉर्मल भी तो आ ही रहा है ना वहाँ पे, बहुत सारे इक्वेशन आ हाँ जाते हैं। सर, सो एन और एम जी के टर्म्स में आ जाएगा, एन और एम जी में रिलेशन आ जाएगा, देन हाँ हाँ करेक्ट। तो फिर n उसको एन को एलिमिनेट कर इंटू देंगे a इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg इंटू L/2 प्लस a। Yes, sir. तो आपको नॉर्मल आ गया, कितना आया? mg इंटू L/2 प्लस a डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो नॉर्मल को mg के टर्म्स में पुट करो यहाँ पे, तो क्या होगा? mg इंटू L/2 प्लस a बाय a प्लस f इंटू रूट, सॉरी, इज इक्वल्स टू f इंटू रूट 3/2 प्लस mg। तो आपको f और mg में रिलेशन आ गया यहाँ पे कुछ, तो देखो क्या है, f√3/2 इज इक्वल्स टू mg इंटू L/2 है प्लस a माइनस 1। तो ये एक रिलेशन आया, और वहां से क्या आ रहा था बताओ? a इज इक्वल्स टू mgl प्लस fl, a इज इक्वल्स टू mgl प्लस fl डिवाइडेड बाय √3f। ये राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो f का क्या आएगा? mgl प्लस, बड़ा तो है राइट, 2/3 mg इंटू L/2a प्लस a माइनस 1 इंटू LBA डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, कुछ तो मिसिंग हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, +1 होना चाहिए था इधर पहले, +1 -1 ही 0 हो गया, ठीक है। तो ये आएगा आपको बस L/2 है, 2 भी कैंसिल कर दो, तो ओनली L/a। तो F इज इक्वल्स टू mgl/√3a, ठीक है। ये आपको फोर्स आ गया, हो गया। इसके बाद तो शायद होना चाहिए, अब इसको पुट कर दो इधर, क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू mgl प्लस mg बाय √3a इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल हो जाएगा, mgl/a। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? mg कैंसिल, सर एक और एल एल कट हो गया।
एल भी कट हो गया तो 1 प्लस एल बाय √3a डिवाइडेड बाय एल बाय ए भी कट हो जाएगा ना, एक a बचेगा Yes. बस, एक के बचेगा √3a प्लस l बाय √3a प्लस एल डिवाइडेड बाय एल, तो al इज इक्वल्स टू प्लस एल, सर √3a होगा ना सिर्फ, हाँ तो a को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, L minus L upon L minus इज इक्वल्स टू एल, तो a आएगा एल बाय एल माइनस √3। बताओ, है भी नहीं तो मेहनत करके दो, एल माइनस के टर्म्स में क्यों नहीं है, और इसको कुछ कर सकते हैं क्या? सर इसमें अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोल दूं कि अनबैलेंस स्टॉक रह रहा है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट फिर नॉर्मल आएगा ना, हमने क्या किया, सर वो P ठीक है, point के मतलब अबाउट टॉर्क लिया ना। एक mg आ रहा है जो 0 हो जा रहा है एंड फिर एक n है और f है, तो अगर मेरा f सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा हाँ। तो सिर्फ एक टॉर्क बचेगा n जो अनबैलेंस रहेगा तो वो टॉपल हो जाएगा। तो आपने F को सेंटर ऑफ मास से लेके लिया, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर करोगे तो ओनली नॉर्मल आया, और ये भी तो आएगा, फ्रिक्शन भी तो आएगा फिर, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे तो। सर फ्रिक्शन अच्छा न्यू का ही नहीं हमारे पास, इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ही कुछ गलती हो रहा है, तो बाकी मेरे को तो लगता है 2 इक्वेशन से आना चाहिए। ये जो है कौन सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है टॉर्क, mg वाला क्लॉकवाइज है, f/2 वाला भी क्लॉकवाइज है अबाउट पॉइंट O। f/2 के लिए लेंथ l लिया है मैंने, mg के लिए l/2 लिया है, सही है, इसके लिए a लिया है, तो यहाँ से a निकालना, 2 to 2 कैंसिल, mgl प्लस fl डिवाइडेड बाय √3 है। दूसरा हमने क्या किया, p पॉइंट के अबाउट निकाला, तो n इंटू a एंटी क्लॉकवाइज, mg का क्लॉकवाइज, सर ऐसा तो नहीं कि दूसरे एज के बारे में बोल रहा था। सर फिर जो फ्रिक्शन का था वो हमने बोला है कि f/2 एक कंपोनेंट राइट साइड में है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। f/2 का कंपोनेंट मतलब, सर f का एक कंपोनेंट राइट साइड में है f/2, हाँ और कोई हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट नहीं है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। हाँ, फ्रिक्शन तो लेफ्ट में लगेगा, राइट। सर अब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों को अपोज सिर्फ f कर सकता था, और वो सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगा तो अनबैलेंस टॉर्क रह जाएगा। हाँ नहीं, बट उसमें आप सही बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ना जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लोगे। सर तो न्यू को मैं सर पर फ्रिक्शन और ट्रांसलेशन n मोशन सेम नहीं होगा। डायरेक्शन में है ना, फ्रिक्शन में तो क्या नहीं है? सर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन हाँ। दोनों का रोटेशन क्लॉकवाइज ही है तो फ्रिक्शन n को कैंसिल नहीं करेगा। नहीं, कैसे? फ्रिक्शन का फोर्स अलग है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स अलग है, दोनों का आप देखोगे ना, सेंटर ऑफ मास से l/2 डिस्टेंस है, नॉर्मल रिएक्शन का भी l/2 है और फ्रिक्शन का भी l/2 पर है। दोनों तो क्लॉकवाइज है ना। सर बट न्यू हम निकाल सकते हैं ना, ट्रांसलेशन मोशन हो नहीं रहा बिकॉज सिर्फ रोटेशन हो रहा है ना, हाँ ट्रांसलेशनल नहीं हो रहा है यहाँ तो f/2 इक्वल टू न्यू mg कर देंगे। Since नहीं तो नॉर्मल mg नहीं है ना अभी, नॉर्मल आपका कुछ और है, mg प्लस ये √3/2 है, वहाँ पे आपने नॉर्मल को mg करके बोल रहे हो ना, म्यू इंटू mg पर हम equals- फ्रिक्शन निकाल ही क्यों रहे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने सेकंड वाला पॉइंट के अबाउट पूछा हो, बताओ। हाँ सर हाँ वही ये हो लगा। सकता है, तो करके देखो सेकंड वाले पॉइंट के अबाउट पूरा प्रोसेस, ठीक है, नहीं आ रहा है तो बताओ। सर उससे हो जाना चाहिए सेंटर ऑफ मास वाले से। सेंटर ऑफ मास वाले से हो जाना चाहिए। सर मेरा f और n दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, हाँ तो कोई अगर दोनों को बैलेंस नहीं करेगा तो ब्लॉक तो श्योरली टॉपल करेगा क्योंकि एक अनबैलेंस टॉर्क है। n और f एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे।
और हमारा एफ अगर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो वो एंड बैलेंस टॉर्क रह जाएगा। एन तो वाला कंडीशन अनबैलेंस्ड होगा ना नॉर्मल का, करेक्ट? क्या नॉर्मल वाला अनबैलेंस टॉर्क होगा और फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन अनबैलेंस वाला भी सेम डायरेक्शन में सेम और डायरेक्शन में, एमजी का टॉर्क 0 है, एमजी का टॉर्क 0 है। तो दोनों को बैलेंस सिर्फ एफ कर सकता है। और अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा तो फिर एन और एफ का टॉर्क अनबैलेंस्ड रह जाएगा और बॉक्स टॉपल कर जाएगा। तो वहाँ पे इक्वेट क्या करेंगे? फिर कुछ इक्वेट ही नहीं कर सकते। सर हमारे पास एंगल है ना, और मतलब हम अगर एफ को सेंटर ऑफ मास से पास कराएंगे तो एक डिस्टेंस a प्लस एल बाई 2 हो जाएगी और एक डिस्टेंस l बाई 2 है और हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अच्छा, ये एल है, ये एल है, एल है, एल है, राइट? तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो आप बोल रहे हो इसमें से पास होना चाहिए, करेक्ट? सर अब एक सेंटर ऑफ मास से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये डिस्टेंस है एल प्लस है, राइट? ये एंगल कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। सर और सामने वाली साइड l बाई 2 और ये l बाई 2 होगा, तो ये वैसे कितना होना चाहिए? tan 60 कितना होता है? √3। l बाई 2 बाय l प्लस ए, सर वो भी l बाई 2 प्लस ए होगा ना? तो √3 इज इक्वल्स टू l बाई 2 बाय l प्लस ए, तो √3l प्लस सर वो l बाई 2 प्लस ए होगा। l बाय, अच्छा 2 l प्लस ए। सॉरी, l बाई 2 प्लस ए इक्वल्स टू l बाई 2। तो यहाँ से आपका a आ रहा है, देखो l बाई 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस √3 बाय √3। तो इसको और कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर आप ऐसे कंसिडर कर लो कि वो जो फोर्स है वो पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाले पॉइंट्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो फिर उस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा कंप्लीटली, नॉर्मल का भी 0 है, करेक्ट? यस सर। ओनली mg का आएगा, राइट? तो वैसे भी आप कर बट सकते हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सेंटर से पास कर रहा है? नहीं, अगर ऐसे अज्यूम किया हमने, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ओके। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर से वो फोर्स पास हो रहा है, ऐसे। सेंटर से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस से पास होगा तो सिमिलरली वो एंगल 60 डिग्री आएगा, करेक्ट? ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? L। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा डायरेक्टली? L बाय √3। ओनली आपका फिर mg का ही टॉर्क आएगा ना। देखो ये पॉसिबल हो सकता है, L बाय √3 है क्या? ए आंसर है क्या इसका बताओ? यस सर। देखो पूरा इतना करने के बाद, इतना मतलब उन्होंने एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से किया है यहाँ पे। वो जो फोर्स है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट आपका नॉर्मल का भी टॉर्क 0 है, इस पॉइंट के अबाउट आपका फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 है, राइट? और इस फोर्स का भी 0 होगा, तब जाके आपको क्या आएगा? ए का मिनिमम वैल्यू आएगा। कैसे? क्योंकि इस केस में mg क्या करेगा आपका? क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फिर आपका ये जो पूरा है, नहीं बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए ना। इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा, तो क्लॉकवाइज कैसे टॉपल किया उन्होंने पता नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यूज किया। सर लेकिन ऐसा तो एंटी क्लॉकवाइज तो वो टॉपल कर ही नहीं सकता, आपके फोर्स का डायरेक्शन ही वैसा। और एक फोर्स आपका इधर है ना, ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा
और ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा ना, अगर आप दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड करते हो तो। करेक्ट। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है नेट फोर्स 60 डिग्री पे, तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करना है, सो दैट उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, और ओनली जो mg वाला है वो आपको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/√3। देखो ये क्या क्वेश्चन था। सर ये तो मतलब वही पूरा कॉन्सेप्ट करने के बाद वहां पे उन्होंने बस वही किया, मतलब जो हमारा पहला स्टेप था ना यहाँ पे दो एक्सिस में डिवाइड करना, वही गलत है। करेक्ट। ओके ठीक है। सर मिनिमम के केस में हर बार ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? हर बार नहीं, वहां पे अगर एग्जैक्ट पूछा हो तो फिर आपको पूरे फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये मिनिमम पूछा है ना। ये किसका क्वेश्चन है, अच्छा लेंस वाला है, चलो लेंस वाला भी करते हैं, थोड़ा बहुत रोटेशन हो गया। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, of refractive index 1.5, contact with liquid at tops of a small needle is the tip found to be the distance of the needle measured as 15 centimeter distance। लिक्विड को ये कर दिया, और अरे ये तो सिंपल है ना, ये एक्सपेरिमेंट भी होता है शायद आपका कॉलेज में, आप देखते हो तो, राइट। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला बोल सकते हो 2 - f/r होता है, तो करो 2 - कितना है, 30/45, 2 - 30/45 मतलब 2/3, तो 2 - 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 6 - 2/3, 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आएगा आपको, 4/3। वाटर है वो। बताओ क्या कैसे करना है। सर ये फॉर्मूला कैसे है? हाँ बता दो। क्या करना है आपको, पहले तो आपने बस लेंस रखा है और मिरर रखा है, करेक्ट। पहले क्या है आपका L1 एंड मिरर M, नीचे प्लेन मिरर है देखो, और अब मिरर का अगर आप फोकल लेंथ देखते हो तो क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट। मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे आया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, देन रिफ्लेक्ट हुआ, देन अगेन रिफ्रैक्ट हुआ, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर का फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो पहले आपका f इक्विवेलेंट कितना है बताओ, 0 - लेंथ बाय 2, हाँ कुछ भी कर लो, लेंथ बाय 2, राइट। तो जो डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर विदाउट, एक सेकेंड, अच्छा विथ लिक्विड, मतलब विदाउट लिक्विड, जब आपने लिक्विड को रिमूव किया तो डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो f इक्विवेलेंट आपको आया 30। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। फिर तो हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब पानी डाल दो बीच में, यहाँ पे सपोज अभी है वाटर, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे अब, अरे क्या हो गया इधर, नैतिक, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट सरफेस, देन रिफ्रैक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये μ1 μ2 का इंटरफेरेंस है पहले, फिर μ2 और μ3 का इंटरफेरेंस, करेक्ट। इसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, राइट। तो उस केस में वो वाला फॉर्मूला यूज कर दो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, एक्सपेरिमेंट होता है ये, जहाँ पे हम नीडल जो रखा है ना उसको देखते हैं इन प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर में नीडल को देखता है, तो जो डिस्टेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं एफ, एंड व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट उसको बोलते हैं हम आर, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस नीचे से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, 2 माइनस एफ अपॉन आर, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन विच एफ इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, या फिर फोकल लेंथ बोल सकते हो आप, फोकल लेंथ व्हेन लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और आर जो होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्या है ये, इमेज और फोकल लेंथ व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट। व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट। ठीक है, हो गया ये, बताओ। हाँ तो सिंपल था। अच्छा, आपका एक ही क्वेश्चन है, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे भी मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन हुए नहीं आज, 3 क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा प्रतीक्षा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम ही है क्या, बताओ। सर सेम क्या? मतलब जो हमने ऊपर किया था आपका, शायद मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, यही है ना शायद, ये वाला इधर हाँ, गया। वही था वही था। हाँ मतलब अभी जो हम कर रहे थे ये वाला। ये वाला देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन देखो। पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular path of radius r xz plane। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन a। ठीक है, and the particle acquires speed v, find the net of the force acting on the particle about point p। हाँ आपको पता है 2 एक्सेलरेशन होते हैं आपके पास, कौन कौन से बताओ। रेडियल और रेडियल और सेंट्रीपिटल, तो 2 फोर्सेस आएंगे, एक आएगा रेडियल और एक सेंट्रीपिटल, एफ आर, और आगे की तरफ राइट, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस आपका फोर्स आएगा कितना, एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स राइट। तो दोनों का टॉर्क आपको ऐड करना है व्हेन पार्टिकल एक्वायर स्पीड v, राइट। तो आपका रेडियल फोर्स कितना होगा, m v स्क्वायर बाय r, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट p करेंगे तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो टॉर्क इसके अबाउट क्लॉकवाइज होगा ऐसे, y इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो आ गया आपका रेडियल वाला, और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए दिया है, करेक्ट। तो टेंजेंशियल फोर्स विल बी m इंटू ए, तो प्लस, अच्छा आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा पहले तो r किधर है, इसके अबाउट अगर आप r देखोगे, ये पॉइंट है आपका, r कौन सी डायरेक्शन में है, ये r नॉट, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस, तो r क्रॉस f करोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, निगेटिव z के एक्सिस में, मतलब माइनस के कैप, और जो ये फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स है उसके लिए क्या होगा, r क्रॉस f करेंगे तो x एक्सिस के अलावा आएगा, तो वो हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसके लिए बताओ, r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m a इंटू आर, वो आया आपका आई कैप में। ठीक है, हाँ तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, नेट विच विल बी y स्क्वायर m स्क्वायर v टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर क्या पूछा है बताओ? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ नेट टॉर्क अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस? ओ एक सेकेंड, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कौन से एक्सिस में? जेड एक्सिस में, राइट, निगेटिव जेड एक्सिस में। और जो आर है आपका वो एक्स वाई प्लेन में, राइट। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो इधर आएगा कहीं पे, तो भी एक्स और वाई के बीच में, करेक्ट। यहाँ पे बस आपको वेक्टर देखना है, आपका टॉर्क क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो आप पहले एफ आर का निकालोगे, एफ आर का तो क्या होगा बताओ डायरेक्शन? आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा पहले तो वो बताओ। आर वेक्टर विल बी, इसको ओरिजिन ले लो, और ये पॉइंट क्या है आपका? आर कॉमा 0। तो आर वेक्टर विल बी, ओ सॉरी ये ओरिजिन नहीं है, ए कॉमा 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक वाई कॉमा 0, सॉरी y, 0 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा वाई। तो आर वेक्टर आपका क्या आएगा? आर आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है। ये आर वेक्टर निकाला पहले, तो आर आई कैप माइनस वाई जे कैप क्रॉस, अब जो फोर्स है रेडियल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में? माइनस आई कैप। तो दिस विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू माइनस आई कैप। ये हो गया आपका एक टॉर्क, प्लस दूसरा टॉर्क क्या होगा आप ही बताओ? वही आर आई कैप माइनस वाई जे कैप इंटू एम ए, और उसका ओरिएंटेशन क्या है? माइनस के कैप, ठीक है। फिर आपको पता है आई कैप और आई कैप का ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट 0। हाँ अगर आपको करना है तो वो 3 वाला ये करके भी कर सकते हो, चलेगा। जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर होगा। बस आपको यहाँ पे डायरेक्शन के साथ करना है, राइट। इसके आंसर क्या क्या है बताओ? हो जाएगा ना अब प्रतीक्षा? यहाँ पे क्या गलत कर रहे थे आप बताओ? हेलो 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 हेलो। हाँ सर, निकाल के एक बार चेक करती हूँ। हाँ बता देना मेरे को अगर नहीं आता है तो। चलो बाकी में वो क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो उसका जो सॉल्यूशन है या फिर जब आ जाएगा तो मैं आपको ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और ओके सर। आपने आपने भेजा पेंडुलम क्लॉक वाला क्वेश्चन, ये चलो मैं आपको बता देता हूँ बाद में, ठीक है। अभी आपकी क्लास है ना कोई? यस सर। हाँ सर 6:15। चलो चलो, लीव कर रहा हूँ मीटिंग, बाय बाय। थैंक यू सर।